Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the center of mass. After discussing the rigid body system, the motion of rigid bodies, now we will discuss what is center of mass. हमने देखा जो motion of system of particles या extended object है वो quite complicated रहती है, ठीक है ना? Because उसमें हर एक पार्टिकल सिस्टम का मूव करता है मुख्तलिफ अंदाज में इन डिफरेंट मैनर देन अदर पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो देयरफॉर अगर हमने ओवरऑल मोशन एक बॉडी की या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करनी है तो बेटा हम रिप्लेस करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बाय अ सिंगल पॉइंट वायर द होल मास वायर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है ना। यानी चूंकि हमने पहले ही वो कंसेप्ट देखा था कि जब हम वो कंसेप्ट हमने पहले ही देखा कि जब हम एक्चुअली एक रियलिटी में ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो देयरफॉर अगर हमने उसमें देखा, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को अब स्टडी करना है तो देयरफॉर हमने हर एक पार्टिकल को देखना है कि वो पार्टिकल सिस्टम के मूव किस तरह करता है और वो कोई डिफरेंट मैनर में वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो देयरफॉर अगर हमने ओवरऑल मोशन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की या जनरल में एक बॉडी की एक्सप्लेन करनी है तो देयरफॉर जनरल में अब जो बॉडी हमारे पास अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो, तो देयरफॉर सिंप्लीफाइड मैनर में उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक पॉइंट कंसिडर करना है उसमें, यानी इस सारे ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट से ही रिप्लेस करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा पॉइंट आम सा पॉइंट नहीं होता, ये वैसा एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है जहां पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे सारा मास इस ऑब्जेक्ट का कंसंट्रेट होता है। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर the concept of center of mass of system, it enables us to discuss the overall motion of the system by replacing the system by an equivalent single object, ठीक है ना। तो देयरफॉर how we can define now the center of mass. Now center of mass of a system or a body is a point where whole mass of the system were supposed to be concentrated, and this point, like mass, has the same type of translational motion as the system as a whole if the same net external force acts on the point like this mass as acting on the system. तो therefore हम इस सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम या बॉडी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज वो एक ऐसा पॉइंट होता है at which entire mass of the body या system of bodies is supposed to be concentrated, यानी ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि लेट इसी पॉइंट पे सारे इस सिस्टम का, इस ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेट होता है, वहीं पे लगता है कि जैसे मास वहीं पे होता है, ठीक है ना। If all the external forces acting on the body or the system of bodies were to be applied at the center of mass, the state of rest or motion of the body or system of bodies shall remain unaffected. यानी कि एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करता हूँ कि अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट हो रहा है इस बॉडी पे या इस सिस्टम ऑफ बॉडीज पे, अगर हम उसको अप्लाई करेंगे ऑन दिस सेंटर ऑफ मास, तब जो स्टेट है इस बॉडी की या मोशन है इस बॉडी की या सिस्टम ऑफ बॉडीज की, वो अनइफेक्टेड रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो देयरफॉर इन सिंप्लीफाइड मैनर वी कैन से दैट द सेंटर ऑफ मास of a system or a body is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated, ठीक है ना, and this point like mass has the same type of translational motion as the system as a whole if the same net external force acts on this point like this point as acting on the system. यहाँ हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारी बॉडी या सिस्टम का मास हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक्ट होता है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे उसको सेम ट्रांसलेशन वैसे ही मोशन होती है जैसे सिस्टम मोशन दिखाता है जब उस पर कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है, ठीक है ना। तो क्वाइट सिंप्लीफाइड मैनर में हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ पहले अंडरस्टैंड करनी है कि हम क्यों सेंटर ऑफ मास लेते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि आमतौर पर रियलिटी में जब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो बेटा वो रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर उसका मोशन एक्सप्लेन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली मूव करते हैं मुख्तलिफ मैनर्स में, ठीक है ना। देन बाकी फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल अपनी टाइप ऑफ मोशन दिखाती है, दूसरा पार्टिकल अपने टाइप का मोशन दिखाता है। तो देयरफॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम मूव्स इन अ डिफरेंट मैनर देन अदर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर इसकी ओवरऑल मोशन इस ऑफ बॉडी या सिस्टम की ओवरऑल मोशन
सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते हैं। अब ये वो पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है जिस पे हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि इसी पे सारा मास इस बॉडी का एक्ट हो रहा है। तो देयरफॉर बेटा तभी हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लेते हैं। अब सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बताया, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम और ए body is a point where whole of the mass of the system were supposed to be concentrated, and this point like mass has the same type of translational motion as the system as a whole. If same net external force acts on this point as acting on the system, इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। सेंटर ऑफ मास सिस्टम वो पॉइंट है एक बॉडी का या एक सिस्टम का जहाँ पे हम सपोज करते हैं, जहाँ पे लेट वहाँ पे सारा मास इस बॉडी का जैसे लगता है कंसंट्रेट हुआ है, ठीक है ना। एंड इस पॉइंट को एक्चुअली उसके पास सेम वही ट्रांसलेटरी मोशन होता है जो सिस्टम के पास होती है जब उसमें कोई नेट एक्ट होता है। ये आपको एक तरीका है डिफाइन करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, इस तरह भी सेंटर ऑफ मास आप बॉडी या सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो। ये वो पॉइंट है एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम ऑफ बॉडीज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, or if the external and if all the external forces acting on the body or system of bodies were to be applied on the center of mass, the state of rest or motion of the body or system of body shall remain unaffected। यानी एक और तरीके से हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो सेम रहेगा कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि सारा मास वहीं पे जैसे एक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे कोई भी यहाँ एक सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्ट होते हैं बॉडी पे, सिस्टम ऑफ बॉडीज पे, वो अगर हम अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे, तब स्टेट जो है बॉडी की जो रेस्ट स्टेट हो, मोशनिक स्टेट हो, वो अनइफेक्टेड रहती है। तो अब इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा दैट जो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए गिवन सिस्टम इज ओनली अ पॉइंट डिफाइंड मैथमेटिकली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यानी ये जो सेंटर ऑफ मास है बेटा ये आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है कि एक पॉइंट होता है, मैथमेटिकल पॉइंट है होता है जो एक पॉइंट होता है जिसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो कि वो सारा मास सिस्टम का एक्चुअली प्रेजेंट हो एट द सेंटर ऑफ मास, ये ज़रूरी नहीं है। यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल दैट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम बी एक्चुअली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मास, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ अगर हम एक सर्कुलर रिंग लेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर ऑफ द रिंग है, वहाँ पे कुछ मास है ही नहीं। रिंग हम लेते हैं ना, जो रिंग होती है हमारे पास, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, तो लेकिन वहाँ पे एक्चुअली अगर हम देखेंगे वहाँ पे मास है ही नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डोनट खाते हो ना आप, वो डोनट वो भी सेंटर पे होता है, ठीक है ना, वहाँ पे भी मास होता ही नहीं। इसी तरह पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अगर हम लेंगे किसी रिंग का, किसी डिस्क का, आप देखोगे वो उन जगहों पे है जहाँ पे एक्चुअली मास, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पे एक्चुअली सारे ऑब्जेक्ट का मास हो, ठीक है ना। इट इज़ जस्ट द, हम एक तरीके से हम इसको भी कह सकते जस्ट बैलेंसिंग मोड। अगर आपके पास ये पेन है, अपने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, तो जस्ट यू हैव टू बैलेंस, तो देयरफॉर जिस पॉइंट पे बैलेंस होता है वही पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है ना। इसी तरह जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम किसी भी टाइम पे, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग न्यूटोनियन टाइप इक्वेशंस हम इसमें यूज़ करेंगे इस सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए,
ठीक है ना। तो देयरफॉर इसको हम आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे वो एक्चुअली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम निकालेंगे, बाद में n पार्टिकल उसी से निकलता है। तो देयरफॉर उसमें आप देखोगे हम न्यूटोनियन टाइप इक्वेशन यूज करते हैं इस सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसको बैलेंसिंग पॉइंट पे भी कहीं कहीं पे कहा जाता है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास फॉर ए 2 पार्टिकल सिस्टम। ओके नाउ अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर अब हमारे पास सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल्स है, उसमें हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और ए सिस्टम इज आल्सो दी बैलेंसिंग पॉइंट। याद रखना कि ये पॉइंट एक्चुअली बैलेंसिंग पॉइंट होता है। पहले भी मैं बता रहा था, इसको वो पॉइंट जिस पे ये बैलेंस हो वो इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, चलो अब हम सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम की तरफ जाएंगे। देखो बेटा, जो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हम लेंगे, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, द 2 पार्टिकल्स ए एंड बी with masses m1 and m2 respectively, such that को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा बेटा। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हुए। तो देखो बेटा, पहले सेंटर ऑफ मास हम क्यों पढ़ते हैं वो आपको भी पता चला, चूंकि इससे हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स या सेंटर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हमारे पास जो रियल ऑब्जेक्ट्स है ना, इस पॉइंट को सिलेक्ट करने से हम उनको स्टडी कर सकते हैं इजीली। तो दैट्स हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो पहला सिस्टम हम एक्सप्लेन करेंगे वो 2 पार्टिकल सिस्टम है। उस सिस्टम में हम 2 पार्टिकल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, जिनका मास, इसका मास m1 है, इसका मास m2 हम लेंगे रिस्पेक्टिवली। और इस लेट हम इसका पोजीशन वेक्टर r1 लेंगे और इसका पोजीशन वेक्टर r2 लेंगे, ठीक है ना। तब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ठीक है ना। तब मुझे ये बताओ जो वेलोसिटी होगी ना, दैट इज v1 एंड v2 वेलोसिटीज क्या होंगी एक्चुअली इन पार्टिकल्स की, जब हम उन पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। लेट r1 एंड r2, बाकी आप ऊपर खुद लिख सकते हो, बी दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी। बाकी लिख सकते हो हम 2 पार्टिकल्स हमारे पास है ए एंड बी, मास उनका m1 m2 है, और नीचे हम ये लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वेलोसिटी v1, दैट्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, वो किसके बराबर होगी बेटा, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। दैट्स v1 विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू dr1 डिवाइड बाई dt, हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, डिस्पोजिशन की यूज ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड, हम इसको कह सकते हैं v2 इज इक्वलेंट dr2 बाई dt, है ना। यहाँ पे आमतौर पर हम s लेते हैं, x लेते हैं, r जो भी आप लो, दैट इज डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे रिप्रेजेंट हम करते हैं, वो वेलोसिटीज हमें देते हैं। तो देयरफॉर v1 एंड v2 क्या है, दीज आर बी देयर वेलोसिटीज, एंड f1 एंड f2 मैं लूँगा बी दी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल। से होल मैथमेटिक्स है, मैंने आपको भी बोला मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। तो देयरफॉर आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ये वेलोसिटीज हैं इन 2 ऑब्जेक्ट्स की जब उन पे 2 एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, ठीक है ना, f1 एंड f2। फॉर एग्जांपल हम लेंगे f1 फोर्स इस पार्टिकल ए पे एक्ट होता है, दैट इज f1 फोर्स, और दिस f2 फोर्स पार्टिकल बी पे एक्ट होता है, ठीक है ना। तो जब इन 2 पार्टिकल्स पे फोर्स एक्ट हुआ तो ऑब्वियसली वहां पे इनमें वेलोसिटी होगी, तो दैट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है ना।
अब देखो इतना ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे सिस्टम है बेटा, याद रखना, मैंने आपको इससे पहले भी कहा ये एक्चुअली सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम की एक खुसूसियत ये होती है, इसमें जो अंदर से जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये इंटरनली इंटरेक्ट करते हैं, इनके दरमियान एक इंटरनल फोर्स होता है। बिसाइड्स एक्सटर्नल फोर्स देयर इज एन इंटरनल फोर्स। तो देयरफॉर अगर हम ये कहते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्सेज एक्सटर्नली इन दोनों पे एक्ट होता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान अंदर से भी एक फोर्स होगा। तो लेट F12 is equal to the internal force exerted on particle A by B, and F21 is the internal force exerted on particle B by A, है ना, ये म्यूचुअल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस है। मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, ये फोर्स एक्चुअली नेट करो आप, ये एक फोर्स हो गया, ये हो गया आपका F12, ये हो गया F21। दिस इज द दिस फोर्स exerted on particle A by B, and this is the force exerted by B on A, F12 and F21, these are internal forces, ठीक है ना, जो ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक्ट करते हैं। ओके, नाउ मैंने आपको अभी कहा न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये इंटर्न इस पे वापस फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो देयरफॉर जो F12 है बेटा, दैट इज इक्वल टू माइनस F21, दैट बोथ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। और हम इस तरह कह सकते हैं सम ऑफ टू फोर्सेज इज जीरो, बिकॉज इन दोनों का इम्पैक्ट एंड पे क्या रहता है, जीरो रहता है। ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं लेकिन तभी ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इनका जो टोटल इफेक्ट रहता है वो जीरो रहता है। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जो ये टोटल इंटरनल फोर्स होता है इस सिस्टम पे, टू पार्टिकल सिस्टम पे, वो ऑब्वियसली जीरो होता है। अब जो टोटल फोर्स, जनरल टोटल फोर्स पार्टिकल पे वो कितना एक्ट हो रहा है, दैट इज टोटल फोर्स। अगर हम आप सिस्टम पे देखेंगे दैट इज इंटरनल फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट F। दिस इज द टोटल फोर्स बेटा। वो टोटल फोर्स सिंपली किसके बराबर होगा, वो होगा टोटल फोर्स ऑन A प्लस टोटल फोर्स ऑन B। वो टोटल फोर्स कितना है, A पे कितना है सारा फोर्स और B पे कितना है सारा फोर्स। वो आप खुद देखो, A पे कितना सारा फोर्स है, एक तो A पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स F1 एक्ट हो रहा है जो हमने उस पर लगाया, और दूसरा उस पर हो रहा है F12 जो पार्टिकल B उस पर एक्ट कर रहा है इंटरनली, दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज इंटरनल फोर्स। इसी तरह पार्टिकल B पे F2 एक्सटर्नल फोर्स है प्लस F21 उस पर इंटरनल फोर्स है जो पार्टिकल है उस पर एक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर इसको रीअरेंज हम जब करेंगे F1 प्लस F2 और ये दोनों ऐड होंगे, तो देयरफॉर वो हम इस तरह लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस हो गया F12 प्लस F21, ठीक है ना। अब ये वाला पोर्शन इसमें जीरो के बराबर है, क्योंकि इंटरनल फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो। तो टोटल फोर्स जो एक्चुअली इस सिस्टम पे एक्ट हो रहा है दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो देयरफॉर F सिंपली इज इक्विवेलेंट टू F1 प्लस F2। तो देयरफॉर जो टोटल फोर्स अब इस टू पार्टिकल सिस्टम पे एक्ट हो रहा है वो सिंपली किसके बराबर है, वो इंटरनल फोर्सेस के बराबर है, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो जीरो होता है, ठीक है ना। Put this as equation first. Now according to Newton's second law, अब हम न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से देखेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी वो किस तरह अब निकलेंगी, ठीक है ना। अब हमें पता है कि चूंकि पार्टिकल ए पे फोर्स एक्ट हो रहा है, पार्टिकल बी पे भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो देर पर जब उन पे फोर्सेस होंगे तो ऑब्वियसली बेटा न्यूटन सेकंड लॉ दैट्स द फोर्स इज यूजुअली इक्विवेलेंट टू that is change in momentum, ठीक है ना। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड लॉ फॉर पार्टिकल ए वी विल सी F1 उस पे एक तो एक्सटर्नल फोर्स F1 है, दूसरा F12 है इंटरनल फोर्स, ये पार्टिकल ए पे फोर्स एक्ट हो रहा है। तो देयरफॉर दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू d by dt ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट्स m1 v1,
मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। एक्चुअली ये एफ इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट को हम बाद में 1 लेके जाते हैं, दैट्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वही है ना सेकंड ला, एफ इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी। अब पी किसके बराबर, एम वी। अब यहाँ पे मास एम वी वन है, वेलोसिटी उसकी वी वन है, ठीक है ना। सो देयरफॉर एफ वन प्लस एफ वन टू, दिस इज फॉर पार्टिकल ए, फॉर ए। इस तरह फॉर पार्टिकल बी, एफ टू प्लस एफ टू वन इज सिंपली इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m2 v2, ठीक है ना। दिस इज फॉर b, put this as second and this as third. Now adding these two, adding second and third, इनको add करो आप, तो after adding you will find f1 plus f12 plus f2 plus f21, that's for right hand side, left hand side, that will be equivalent to d by dt of m1 v1 plus d by dt of m2 v2. It is quite simple whole mathematics. अब फिर से आप देखो f12 plus f21 किसके बराबर आएगा, वो तो 0 के बराबर आएगा। तो बेटा यहाँ पे बचेगा क्या आपको, f1 plus f2, है ना समझ में। वाई, बिकॉज f12 प्लस f21, चूंकि मैं इनको अलग अलग भी लिखूंगा, f1 प्लस f21 वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो दैट्स वाई बचा क्या, f1 प्लस f2, दैट सिंपली इज इक्वल टू डी बाई डी टी को मैं यहाँ पे कॉमन लेके जाऊंगा, तो अंदर क्या बचा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना। बट f1 प्लस f2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, f1 प्लस f2 किसके बराबर है, f के बराबर। तो देयरफॉर f इज इक्वलेंट डी बाई dt of m1 v1 plus m2 v2। ओके बेटा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जाएंगे हम इसको, f will be equivalent d by dt बाहर है, that's equivalent m1। अब वेलोसिटी v1, ठीक है ना। तो देयरफॉर v1 वेलोसिटी किसके, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो आपको पता है, दैट्स dr1। अभी आपने देखा, यानी वैल्यू आपने v1 का डालना है यहाँ पे, dr1 बाई डी टी प्लस m2 dr2 बाई डी टी, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ m1 r1, ठीक है ना बेटा। सिंप्लीफाई डी बाई डी टी को बाहर लेके जाओ, m1 या अंदर, m1 को अंदर लेके आओ, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ m1 r1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2 r2। ओके बेटा, दैट इज सिंपली इक्वलेंट, जस्ट सिंप्लीफाइंग इट, नथिंग मोर देन दैट। फिर से डी बाई डी टी इन दोनों में भी बाहर आएगा, डी बाई डी टी, अंदर क्या बचा, m1 r1 प्लस m2 r2, है ना। ये m1 r1, ये m2 r2, डी बाई डी टी हमने यहाँ पे भी कॉमन लिया, ठीक है ना। ये बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, m1 r1 प्लस डी बाई डी टी स्क्वायर, है ना। ये मल्टीप्लाई करना है आपने इनके साथ, तो देयरफॉर m1 r1 प्लस m2 r2। यहाँ तक तो हो गया बेटा। ये हमें क्या निकला, ये हमें निकला f, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय m1 प्लस m2। अब राइट हैंड साइड जो है इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड m1 बाई r2। इसका एक रीज़न है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि हम क्यों करते हैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देयरफॉर बेटा हमारा f किसके बराबर आएगा, m1 प्लस m2, ठीक है ना, इनटू इस साइड में। तो देयरफॉर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें वही इक्वेशन वापस मिलेगी, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, नाउ ये व्हाट इज दिस m1 प्लस m2, इट इज द मास, यूजुअली मास ऑफ दीज टू पार्टिकल्स जो हमने कंसिडर किए थे। नाउ अगर हम एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट जिसका मास इन दो मासेस के बराबर होगा, ठीक है ना, और जिसका पोजीशन वेक्टर हम कुछ कैपिटल R भी लेंगे,
उस पर एक्चुअली अगर कुछ फोर्स एफ होगा तब उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। वापस जाएंगे हम डायग्राम की जानिब। अब देखो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में एक ही पॉइंट लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना, और इस पॉइंट का मास ऑलमोस्ट इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बराबर होगा, उसका मास m1 + m2 होगा। तो देयरफॉर लेट मी टेक द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल एज RCM। वही तो सेंटर ऑफ मास हुआ ना, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इन दोनों का मास ऐसे लगता है, अगर आपने बैलेंस करना यहाँ पे आप इसको बैलेंस करो, ऐसा लगेगा कि जैसे सारा मास यहीं पे है, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर दिस पॉइंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। नाउ if a point of mass m1 plus m2 having position vector RCM is acted by a force F, then its equation of मोशन इज गिवन बाय। तब मुझे ये बताओ, तब बेटा बताओ इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी। यानी अब हम इन दोनों के बदले एक ही पॉइंट हमने लिया और उस पॉइंट का मास हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के बराबर लिया, तो बेटा उसकी इक्वेशन सिंपली क्या बनेगी, दैट इज सिंपली वंस अगेन उस पर फोर्स एफ एक्ट हो रहा है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है m1 + m2 सेकंड ला बेटा इंटू एक्सेलरेशन a। तो देयरफॉर दैट्स इक्वल टू m1 + m2 into acceleration, that's you have to, that's acceleration will be differentiation of velocity, rate of change of velocity is acceleration, लेकिन double rate of change of displacement gives us acceleration, ठीक है ना। तो therefore मैं इसको इस तरह लिखूंगा d² RCM by dt², ठीक है ना। तो एक डिफरेंशिएशन बनेगी वेलोसिटी, दूसरी डिफरेंशिएशन बनेगी एक्सेलरेशन। पुट इट एज इक्वेशन नंबर 5 ना बेटा समझ। अब कंपेयरिंग 4 and 5, देखो कंपैरिजन में क्या होगा, एफ ये तो बराबर है m1 + m2, ये भी बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये वाला सॉल्व करके m1 + m2 ये d² by dt² ये सॉल्व, तो RCM किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली निकाला ना हमें कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास वो किसके बराबर है, वही हमें तो चाहिए था, ठीक है ना। तो देयरफॉर comparison of equations, क्या थी equations 4 and 5 shows that, हाँ बेटा RCM किसके बराबर आया, वो है बराबर m1 R1 plus m2 R2 divided by m1 plus m2. So this is the position vector of center of mass. So therefore the point having the position vector RCM is called as center of mass। यही तो center of mass position vector है। तो therefore इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, that's m1 plus m2 cross multiply RCM is equivalent m1 R1 plus m2 R2। यही इसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ है ना, पोजीशन वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम है इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम है ना, द प्रोडक्ट ऑफ, ये ना बीच में प्रोडक्ट है ना, ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है ना। ये अब आपको एक्चुअली इस इक्वेशन से मिला। नाउ एक्चुअली इसमें थोड़े से हमने डिस्कशंस करने हैं एंड सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल कंसिडर, विल गो बियॉन्ड दिस, विल डिस्कस दिस इक्वेशन, विल मेक सर्टेन डिस्कशंस एंड तब आप इसी तरह कर सकते हो एन पार्टिकल सिस्टम में। आपको जनरली इक्वेशन दिखाऊंगा एन पार्टिकल सिस्टम